हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यवसाय को करते हैं, उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं, तो वो साझेदारी कहलाती है। इस तरह से साझेदारी का जन्म हो जाता है। साझेदारी करने के लिए भारत में साझेदारी समझौता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिना समझौते की भी साझेदारी की जा सकती है। साझेदारी समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यदि साझेदारी समझौता नहीं है तो फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू हो जाते हैं। तो बच्चों, ये साझेदारी आरंभ हो गई। अब आगे बात करते हैं पुनर्गठन की, कि साझेदारी के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि साझेदारी का जन्म साझेदारी समझौते से होता है। इसको समझौता, ठहराव या साझेदारी संलेख कहते हैं। जब कभी भी साझेदारी फर्म के ठहराव में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, कोई चीज़ बदलती है, उसे साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। कोई भी चीज़ बदल जाती है, जैसे साझेदारों की संख्या 2 से 3 हो गई, 4 से 3 रह गई, एक बढ़ना, एक घटना, साझेदार लाभ हानि का अनुपात आपस में बदलने, और भी कई कारण हो सकते हैं कि जिसमें साझेदारी ठहराव संलेख में कोई भी परिवर्तन हो सकता है। इसको साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो व्यवहारिक रूप में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो अपने को करना पड़ता है। जैसे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया गया। मान लो साझेदार पहले 3 साझेदार हैं, बराबर बराबर लाभ बांट रहे हैं, तो 1/3, 1/3, 1/3 हो गए। अब उन्होंने तय किया कि हम भविष्य में 2:1 में लाभ बांटेंगे। ये साझेदारी का पुनर्गठन होगा। 2 की जगह 3 साझेदार हो गए, इसको साझेदार का प्रवेश बोलते हैं। 3 की जगह 4 हो गए, ये प्रवेश बोलते हैं। इसको साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। ये साझेदारी का पुनर्गठन है। किसी साझेदार का निवृत्त होना, अलग होना, अवकाश ग्रहण करना। 4 साझेदार हैं, कोई एक साझेदार किन्हीं कारण से फर्म से अलग हो रहा है, जैसे साझेदार का निवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, ये तीनों चीज़ें अब पूरी साझेदारी में चलने वाली हैं। तीनों का अलग अलग पूरा अध्याय भी है। बस साधारण सी बात हो गई कि जिस किसी दिन भी साझेदारी ठहराव, समझौता, साझेदारी संलेख या साझेदारी अनुबंध में कोई भी परिवर्तन साझेदार करते हैं तो उसको साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। अब पुनर्गठन की दशाएं कौन कौन सी हैं, देखिए आप। 2 फर्मों का एकीकरण। मान लीजिए अलग अलग 2 फर्म हैं। एक ए बी नाम के 2 साझेदार हैं एक फर्म में, और एक में सी डी नाम के 2 साझेदार हैं, और दोनों यदि मिलकर के एक फर्म बना लेते हैं तो ये साझेदारी का पुनर्गठन ही कहलाएगा। पहले 2 फर्में थीं, 2 साझेदार थे, अब ये दोनों मिलकर के एक साथ काम करना चाहते हैं, जिसे साझेदारी का पुनर्गठन ही कहेंगे। तो 2 फर्मों का एकीकरण पुनर्गठन कहलाएगा। विद्वान साझेदार की निवृत्ति अथवा अवकाश ग्रहण करना। कोई साझेदार किन्हीं कारण से फर्म से अलग हो जाता है। 4 साझेदार हैं, ए बी सी डी, डी अलग हो गया। अलग होना निवृत्ति कहलाती है, अवकाश ग्रहण कर, इसको रिटायरमेंट बोलते हैं। तो अब 3 साझेदार होंगे, 3 की पूंजी होगी, 3 लाभ हानि बांटेंगे, पुनर्गठन हो गया। विद्वान साझेदार की मृत्यु होना अवकाश ग्रहण जैसा ही होता है। किसी साझेदार की यदि मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करना, जैसे अभी मैंने बताया था कि 2 साझेदार पहले से काम कर रहे हैं और तीसरे को और जोड़ लेते हैं या चौथे को जोड़ लेते हैं, जैसे नए साझेदार का प्रवेश, ये भी साझेदारी का पुनर्गठन की दशा ही कहते हैं। और विद्वान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लेना। विद्वान साझेदारी किसी विशेष अनुपात में लाभ हानि पहले से बांटती चली आ रही है और अब वो अनुपात बदलना चाहते हैं किन्हीं कारण से, तो इसको साझेदारी का पुनर्गठन कहलाते हैं। तो बच्चों, आगे की जो अध्याय आएंगे आपके,
तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आप देखेंगे पूरा ही अध्याय दिया है। नए साझेदार का प्रवेश ही पूरा ही अध्याय है। अवकाश ग्रहण मृत्यु पूरा ही अध्याय है। तो एक तरह से अपन अब साझेदारी में आगे पुनर्गठन ही पढ़ेंगे। पर पुनर्गठन का मतलब हो गया कि जिस समझौते को लेकर के, जिस अनुबंध को लेकर के साझेदारी का जन्म हुआ था, उस समझौते में जब भी कोई परिवर्तन होता है, मोटे तौर पर साझेदार का आना जाना, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, ये साझेदारी के पुनर्गठन के नाम से जाने जाते हैं। अब इसी पे लेकर के पुनर्गठन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें व्यवहारिक रूप में बदलती हैं, उन सब के विषय में अपन एक एक बिंदु करके बात करते चले जाएंगे। पुनर्गठन की बात शुरू हो गई है और पुनर्गठन में अपन क्या क्या चीज़ें व्यवहारिक रूप में परिवर्तित होती हैं, उनका कैसे मूल्यांकन किया जाता है, उनको कैसे लिखते हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो उनके विषय में आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ख्याति। पहले मैं आपको ख्याति के विषय में बता देना चाहता हूँ कि ख्याति होती क्या है। ख्याति को बच्चों नाम, यश, कीर्ति, गुडविल के नाम से जानते हैं। साझेदारी व्यापार में इसका बड़ा महत्व होता है और इसका सीधा संबंध लाभ से होता है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जिस व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता ज़्यादा होगी, उस व्यापार की ख्याति ज़्यादा मानी जाती है। जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए लाभ ही आधार होता है। उसी व्यापार में ख्याति होती है जिसकी लाभ अर्जन क्षमता अधिक होती है। तो ख्याति को अपन नाम, यश, कीर्ति के नाम से ही जानते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि उसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है, उसका नाम चारों तरफ हुआ है। वास्तवता में भी आप देखेंगे तो आप यदि मैं किसी दुकान विशेष का नाम लूं या मैं किसी वस्तु विशेष को बेचने वाले दुकानदार का नाम लूं तो आप तुरंत उस दुकानदार का नाम बोल देंगे जो वास्तव में लोकप्रिय है। इसका मतलब उसकी ख्याति है और ख्याति का संबंध सीधा लाभ से होता है। और लाभ तब होता है जब उसके यहाँ वस्तु का विक्रय ज़्यादा होता है। वस्तु ज़्यादा बिकरेंगी तो स्वाभाविक रूप से लाभ कमा रहा होगा, तो उसको ख्याति कहते हैं। तो अब जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है, कोई साझेदार आता है या जाता है या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उससे उस लाभ को मूल्यांकन करने के लिए हम ख्याति की संज्ञा उसको देते हैं। ख्याति के नाम से उसको जानते हैं। जैसे कोई साझेदार व्यापार में आएगा तो संपत्ति और दायित्व, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लाएगा, बट लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए उससे पूंजी के अतिरिक्त और धन मंगाया जाता है, जिसको ख्याति कहते हैं। और अतिरिक्त जो धन दे रहा है वो ख्याति का ही मूल्य चुका रहा है। कोई साझेदार जा रहा है तो उसको अपन उसकी पूंजी देंगे और उस तक आज तक उसने जो व्यापार में ख्याति कमाई है वो ख्याति का हिस्सा भी उसको देंगे। या साझेदार आपस में लाभ हानि अनुपात बदलते हैं, तब भी जो साझेदार त्याग करता है या जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी आती है और तो उस त्याग करने वाले साझेदार को प्राप्त करने वाले साझेदार एक निश्चित अमाउंट उसको देते हैं। इसको हम सब ख्याति के नाम से ही। तो ख्याति के मूल्यांकन की कई विधियां हैं। तो यहाँ 4 विधियों का मैं उल्लेख करूँगा। 4 विधियाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यवहारिक सवालों में भी इसकी उपयोगिता आती है और थ्योरी के रूप से में आती है। बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। पहली विधि है औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन। अब औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं? इसमें सामान्यतः क्या करते हैं, 3 से लेके 5 वर्षों का औसत लाभ निकालते हैं। औसत लाभ निकालने के लिए क्या कर लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए 5 वर्षों का लाभ दिया है तो 5 वर्षों के लाभ को जोड़ लो और 5 का भाग लगा दो तो औसत लाभ निकल जाता है। सामान्यतः 3 से 5 में ठीक रिजल्ट आ जाता है। और जो औसत लाभ आता है उसमें लाभ के बराबर ही, औसत लाभ के बराबर भी ख्याति मान लेते हैं, या दुगने के बराबर या 1.5 गुने के बराबर या तिगुने के बराबर, जैसा कि साझेदारों में तय हुआ हो वो ख्याति मानी जाती है। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है कि 3 सालों का लाभ 15,000, 20,000 और तीसरे साल में 10,000 हो गया, तो 15, 20, 35, 10, 45,000 हो गया। 3 सालों का कुल लाभ 45। 3 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 15 में यदि मैं 45 में यदि 3 का भाग लगाऊंगा तो 15,000 रुपये आएगा। तो 3 साल का औसत लाभ हो गया 15,000 रुपये। अब इसके बराबर ख्याति मानना है
डेढ़ गुनी मानना है, दुगनी मानना है, तीन गुनी है, वो साझेदारी समझौते में तय होता है। मान लीजिए दुगना मानेंगे तो 30,000 ख्याति मानी जाएगी। तो इस विधि में ख्याति निकालने का ये फार्मूला दिया है, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित, इसको क्रय वर्ष बोलते हैं, डेढ़ गुना दुगना बराबर है क्रय वर्ष के नाम से। तो इस तरह से औसत लाभ विधि में ख्याति, औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। वो प्रश्न में दिया रहता है कि हमें कितने सालों का लाभ का औसत लाभ निकालना है और कितना औसत लाभ के किस मूल्य के बराबर हमें ख्याति का मूल्य करना, वो प्रश्न के हिसाब से तय करना होता है। ये व्यवहारिक प्रश्न भी हो गया और थ्योरी का प्रश्न भी हो गया, इसी को बोलते हैं औसत लाभ। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, यदि मान लीजिए 4 वर्षों में लाभ है और 5वें वर्ष में हानि आ रही है, तो 4 वर्षों के लाभ को जोड़ देंगे और हानि को घटा देंगे, बट भागित 5 ही होगा, 5 का ही भाग लगाएंगे। यदि प्रश्न में 4 वर्ष का ही लाभ दिया है, लाभ हानि दिया है, इसमें 3 वर्ष लाभ हो रहा है और 1 वर्ष में हानि हो रही है, 3 वर्ष के लाभ को जोड़ेंगे, चौथे वर्ष जो हानि और उसको घटाएंगे, लेकिन विभाजन 4 से ही करेंगे। ऐसे औसत लाभ निकालेंगे। तो औसत लाभ निकालने का सिंपल ही फार्मूला होता है, सिंपल ही सूत्र होता है कि प्रश्न के अनुसार जो जितने वर्षों का लाभ दिया है उनको लाभ को जोड़ लेते हैं, वर्षों की संख्या का भाग लगा देते हैं, वो इस तरह से औसत लाभ हो जाता है, बट हानि को घटाया जाता है। तो ये एक तरह से व्यवहारिक प्रश्न भी हो गया आपका और थ्योरी का प्रश्न। तो पहली विधि हो गई औसत लाभ के आधार पर। औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए आपको प्रश्न में 3 से लेकर 5 वर्ष तक का सामान्यतः लाभ दिया रहता है, उसको जोड़ लेते हैं, वर्षों की संख्या का भाग लगा देते हैं, इस तरह से औसत लाभ हो जाता है। औसत लाभ में क्रय वर्ष का गुणा कर देते हैं, क्रय वर्ष हमेशा प्रश्न में दी जाती है। इसका सूत्र हो गया ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष कहलाता है। ये ख्याति के मूल्यांकन की एक तरीका है। अब ये मान लीजिए प्रश्न के हिसाब से 15,000 रुपये ख्याति आ रही है, अब इसका क्या करेंगे ये प्रश्न के तथ्य पर निर्भर करता है। दूसरी विधि है अधिलाभ आधार विधि। अधिलाभ क्या होता है, पहले अधिलाभ को सुपर प्रॉफिट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यापार 1 लाख रुपए लाभ कमाता है साल भर में, और इस सभी व्यापारी 1 लाख रुपए लाभ कमाते हैं और एक व्यापारी 1,20,000 कमाता है। तो जो सामान्य परिस्थितियों में सभी लोग 1 लाख रुपए लाभ कमा रहे हैं, ये सामान्य लाभ कहलाएगा, और सामान्य लाभ से अधिक जो लाभ कमा रहे हैं वो औसत लाभ या वास्तविक लाभ कहलाएगा। तो औसत लाभ या वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ घटाने के बाद जो आता है वो अधिलाभ कहलाता है। तो ख्याति का सीधा सीधा संबंध आपका अधिलाभ से ही है। तो अधिलाभ मतलब हो गया कि वास्तविक लाभ या औसत लाभ सामान्य लाभ से कितना अधिक है, वो अधिलाभ कहलाता है। उसको सुपर प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक लाभ या औसत लाभ सामान्य लाभ से जितना अधिक होता है। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में देखो औसत लाभ 15,000 आया था, और मान लीजिए कोई एक फर्म है जिसने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई है और 10% मुनाफा कमाती है, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये हो गया। तो 15 में से अपन 10,000 घटाएंगे तो 5,000 आएगा इसके। तो अधिलाभ निकालने के लिए आपको वास्तविक लाभ प्रश्न में दिया रहेगा या औसत लाभ। वास्तविक लाभ को औसत लाभ भी बोलते हैं। यदि औसत लाभ या वास्तविक लाभ नहीं दिया है तो पिछले प्रश्न के हिसाब से जैसे अपन ने औसत लाभ की गणना की थी वैसे यहाँ भी करेंगे। सामान्य लाभ निकालने के लिए पूंजी आधार होता है, पूंजी की राशि दी रहती है और परसेंटेज दिया रहता है। जैसे मैंने उदाहरण बोला कि फार्म ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई है और 10% सामान्य लाभ अपेक्षित है, तो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। और जो औसत लाभ या वास्तविक लाभ 15 आ रहा है, 15 में से 10 घटाएंगे तो अधिलाभ आ गया, इसको अधिलाभ बोलते हैं। तो इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम अधिलाभ निकाला जाता है। अधिलाभ से आशय उस लाभ से है जो एक व्यापार सामान्य परिस्थितियों में अर्जित किए जाने वाले लाभ की तुलना में अधिक कमाता है। इस प्रकार अधिलाभ व्यापार द्वारा अर्जित किए गए वास्तविक लाभ और सामान्य लाभ का अंतर होता है, सूत्र रूप में दिया है। और इस विधि में ख्याति निकालने के लिए ख्याति गुणित अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष होता है। अभी प्रश्न के हिसाब से मेरा अधिलाभ 5,000 रुपये आ रहा था, क्रय वर्ष वही 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना, वो प्रश्न की शर्त के हिसाब से चलता है। तो ये अधिलाभ विधि हो गई आपकी। अब हमें कौन सी विधि से ख्याति निकालना प्रश्न के हिसाब से तय करता है। थ्योरी के हिसाब से हो गया औसत लाभ विधि में ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, पॉइंट 1 हो गया। अधिलाभ विधि में ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, पॉइंट 2 हो गया।
दोनों के तरीके अलग अलग हैं। ख्याति के मूल्यांकन की कई विधियां हैं, यहाँ पर अपन 4 विधियों का उल्लेख करेंगे। तीसरी विधि है पूंजीकरण लाभ विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि में यह मान लिया जाता है कि फर्म द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी सामान्य लाभ अर्जित करती है। जितनी पूंजी लगाई गई है एक सामान्यता लाभ अर्जित करती है। यदि फर्म को अधिक लाभ हो रहा है तो यह अतिरिक्त पूंजी जो इस अतिरिक्त लाभ को प्राप्त करने हेतु लगाई जाती है। यदि उसको अधिक लाभ हो रहा है तो क्या माना जाएगा कि अतिरिक्त पूंजी अतिरिक्त लाभ कमाने हेतु लगाई गई है। और फर्म की ख्याति का मूल, इस विधि से ख्याति का मूल निकालने के लिए सूत्र है। इसके 2 सूत्र होते हैं, 2 तरह से निकाले थे। औसत लाभ गुणे 100 बटे सामान्य लाभ की दर बटे है औसत लाभ गुणे 100 बटे सामान्य लाभ की दर माइनस शुद्ध संपत्तियाँ होती, ये सूत्र होता है। तो औसत लाभ वैसे ही निकालते हैं जैसे पिछले प्रश्न में निकाल रहे थे, गुणा 100 करते हैं। सामान्य लाभ की दर प्रश्न में दी रहेगी, जैसे अभी मैंने पिछले प्रश्न में उदाहरण दिया था कि 1 लाख रुपए पूंजी लगा करके 10% लाभ करते हैं, तो 10% सामान्य लाभ हो गया। पिछले प्रश्न में औसत लाभ कितना आया था? 15,000 रुपये। 15,000 में 100 का गुणा करेंगे और 10 का भाग लगाएंगे। शुद्ध संपत्तियाँ हमेशा पूंजी के बराबर होती हैं। यदि प्रश्न में शुद्ध संपत्तियाँ दी हैं ठीक है, नहीं तो पूंजी हो जाएगी। तो अब अपन यहाँ देखेंगे कि औसत लाभ 15,000 गुणे 100 भागे 10 करेंगे, 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख में से अपन 1 लाख शुद्ध संपत्तियाँ घटाएंगे तो 50,000 ख्याति आएगी। तो ये एक तरीका होता है पूंजीकरण विधि में। इसका एक दूसरा सूत्र होता है ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर होती है। दोनों के सूत्र लगभग एक जैसे हैं। वहाँ औसत लाभ था, यहाँ अधिलाभ था। औसत लाभ होता है तो शुद्ध माइनस शुद्ध संपत्तियाँ होती हैं, और सामान्य लाभ अधिलाभ होता है तो फिर माइनस शुद्ध संपत्तियाँ करने की आवश्यकता। तो फिर आपको अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अधिलाभ वैसे ही निकालेंगे जैसे दूसरे नंबर की विधि में निकाला था। अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ होता है। जैसे पिछले प्रश्न में मैंने 5,000 निकाला था, 5,000 गुणित 100 बटे 10 सामान्य लाभ की दर, तो भी 50,000 आए। तो पूंजीकरण की दोनों ही सूत्र में से किसी एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो ख्याति की राशि सेम ही आती है, बराबर ही आती है। बट प्रश्न के हिसाब से हमें तय करना है कि प्रश्न में उन्होंने कौन सी सूत्र का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, उसका आपको औसत पूंजीकरण की औसत लाभ विधि तो पहला वाला सूत्र लगाना है, पूंजीकरण की अधिलाभ विधि तो दूसरा वाला सूत्र आपको लगाना है। इस तरह से ख्याति की गणना हो जाती है। ये पूंजीकरण की लाभ विधि कहलाती है। इस बार परीक्षा में इसी का प्रश्न पूछा गया है, और आप 2020 का आप पेपर उठा कर देखेंगे तो उसमें ये आया। ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। या तो इसकी थ्योरी आती है या इसका सवाल ही पूछा जाता है। सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं, सिंपल राशियाँ दी रहती हैं, आपको स्टेप टू स्टेप बात आने चाहिए ताकि आप उसका हल निकाल सकें। फिर एक होती है वार्षिकी विधि। यह है यदि एक साझेदार, मोटे तौर पर ये 3 विधियों से आपके सवाल हल हो जाते हैं। 3 विधियाँ आप अच्छे से तैयार कर लें तो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। पर चौथी विधि के विषय में एन्युटी मेथड क्या होती है ये बताती है। यदि एक साझेदारी फर्म है पिछले वर्षों से अधिलाभ हो रहा है, अधिलाभ वही है बच्चे जो पहले बता चुका अभी मैं, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में लाभ कितने वर्षों तक होता रहेगा। प्राप्त करने वाले अधिलाभ की राशि का अधिलाभ अवधि के लिए 1 रुपये की वार्षिकी का गुणा करके ख्याति का मूल्य निकाल लिया जाता है। एक वार्षिकी टेबल होती है, उस टेबल में ये बताया जाता है कि यदि अधिलाभ इतना है तो यदि 1 रुपये अधिलाभ है तो 1 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना रहेगा, वो प्रश्न में दिया रहेगा। इस तरह से वार्षिकी विधि द्वारा ख्याति की गणना की जाती है। सूत्र है ख्याति बराबर अधिलाभ। अधिलाभ वैसे ही ज्ञात करेंगे, अधिलाभ बराबर आपका वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। वार्षिकी विधि द्वारा 1 रुपये का वर्तमान मूल्य प्रश्न में दिया रहेगा। मैं कहूँगी यहाँ पर 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 1.2345 है। प्रश्न के हिसाब से आप, और अधिलाभ मान लो 5,000 है तो 5,000 में गुणा कर देंगे आप, तो वो वार्षिकी विधि। तो ये ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ हैं। ख्याति से तात्पर्य भी समझ में आ गया होगा आपको कि ख्याति का संबंध सीधा सीधा लाभ से होता है। जिस व्यापार में अधिक लाभ होता है उसी व्यापार में ख्याति होती है। एक व्यापार यदि सामान्य लाभ कमा रहा है तो वह सामान्यतः ख्याति नहीं होती है, अधिलाभ
होने पर या औसत लाभ होने वो अधिक होने पर ही व्यापार में ख्याति होती है। तो जब अनुपात बदलते हैं तो एक साझेदार का हिस्सा कम होता है, एक का बढ़ता है, तो कम होने वाले साझेदार को हम ख्याति के आधार पर ही उसका मूल्य चुकाते हैं। कोई साझेदार व्यापार में आता है तो उससे हम पूंजी के अतिरिक्त और पैसा मंगाते हैं, उसको ख्याति बोलते हैं। क्योंकि जब नया साझेदार आएगा तो आज से ही उसको जमा जमाया व्यापार मिल जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो अतिरिक्त पूंजी के अतिरिक्त धन चुकाता है। इसको हम ख्याति के नाम से ही जानते हैं। कोई साझेदार व्यापार से जा रहा है तो उसने व्यापार में अभी तक ख्याति जो अर्जित की है उसको पूंजी के अतिरिक्त ख्याति का हिस्सा भी दिया जाता है। तो साझेदारी फर्म में ख्याति का बड़ा महत्व होता है। तो ये ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थ्योरी की दृष्टि से भी और सवाल की दृष्टि से। अभी सवालों का जब आगे आ गया है तो अब उसमें आपको बात करेंगे। अब अगला प्रश्न है, ख्याति के लक्षण क्या क्या होते हैं। ख्याति एक संपत्ति है क्योंकि ये लाभ कमाने में सहायक होती है। ख्याति जैसे अन्य संपत्तियां व्यापार में लाभ कमाने में सहायक होती है, वैसे ही ख्याति के कारण व्यापार में लाभ कमाया जाता है, अर्थात इसको संपत्ति मान। ख्याति एक अमूर्त तथा अदृश्य संपत्ति होती है। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, इन सब का भौतिक स्वरूप होता है, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट ख्याति भौतिक संपत्ति नहीं होती, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। ये अमूर्त होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है, बट इसके कारण व्यापार में लाभ बढ़ता है। इसलिए ख्याति कैसी संपत्ति हो गई? अमूर्त या अदृश्य संपत्ति हो गई। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति को अलग से तो हम नहीं बेच सकते हैं, लेकिन हम यदि अपना जमाया हुआ व्यापार, यदि उस व्यापार की कीमत 1 लाख रुपए और हम 1.5 लाख में बेच रहे हैं तो आप 50,000 किस चीज़ के ले रहे हैं? ख्याति के ही ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, मुख्य मार्केट में नगर पालिका, नगर निगम या कोई भी व्यक्ति मार्केट बना करके दुकानें सेल करता है, लीज पे दुकानें देता है, तो दुकान की कीमत से ज़्यादा वो कीमत वसूल करता है। तो वो किस चीज़ का पैसा ले रहा है? ख्याति का ही ले रहा है, जिसको अपन देहाती भाषा में पगड़ी के नाम से जानते हैं, ख्याति। तो ख्याति को अलग से तो नहीं बेच सकते, लेकिन यदि हम जमे व्यापार को आप बेचेंगे तो उस जमे हुए व्यापार में हम ख्याति का मूल्य अवश्य वसूल करते हैं। तो ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति हो गई। इस प्रश्न को भी बड़े ध्यान से देखें तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं विगत परीक्षाओं में। ख्याति कैसी संपत्ति हो गई? अमूर्त या अदृश्य संपत्ति हो गई। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, ये भी आ गया कई बार। ख्याति पर हिरास नहीं लगाया जाता है। अन्य स्थायी संपत्तियों की तरह ख्याति पर हिरास नहीं लगाया जाता। ये खालिस्तान के रूप में पूछा गया है, ध्यान से देखें इसको। जैसे अन्य संपत्ति, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, इन पर एक निर्धारित दर से हिरास लगता है, लेकिन ख्याति पर हिरास। ख्याति का संबंध सीधा सीधा लाभ से, लाभ बढ़ेगा तो ख्याति बढ़ेगी, लाभ कम होने पर। ये समृद्ध व्यापार की संपत्ति होती है, उसी व्यापार में पाई जाती है जो व्यापार समृद्धशाली होता है, अर्थात लाभ ज़्यादा कमाता है। इसमें इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। जैसे मैंने बताया, लाभ होने पर इसका मूल्य बढ़ेगा और लाभ कम होने पर घटेगा, जैसे जैसे लाभ बढ़ेगा। यह व्यापार की पूंजी का अभिन्न भाग, अभिन्न अंग होता है व्यापार। तो ये इसके 7 लक्षण हो रहे। इसके लिए अलग से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ख्याति के लक्षण लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं कई विगत परीक्षाओं में। अब अगला प्रश्न है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण या ख्याति को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन सी हैं, या तत्व भी कह सकते हैं इनको। वे कौन कौन से कारण हैं जिससे व्यापार में ख्याति उत्पन्न होती है? नंबर 1, व्यापार की स्थिति। यदि आपका व्यापार ऐसे स्थान पर है जहाँ पर ग्राहकों का आना जाना ज़्यादा होता है या मुख्य बाज़ार में है, तो स्वाभाविक रूप से आप अन्य दूसरे व्यापार की तुलना में ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे, और ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे तो आपके व्यापार में ख्याति उत्पन्न होगी। अर्थात व्यापार की स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यापार में ख्याति उत्पन्न होती है। यदि आपकी दुकान चौराहे पर या मुख्य बाज़ार में है तो ऐसी स्थिति में व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता ज़्यादा होगी और उस व्यापार में ख्याति भी उत्पन्न होगी। तो यदि आप ऐसे व्यापार को खरीदना चाहें तो ऐसे व्यापार का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से आप ज़्यादा मूल्य अदा करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे व्यापार में ग्राहकों को
बुलाने की या ग्राहकों को आकर्षित करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे मुख्य बिंदु होता है आपका व्यापार ऐसे स्थान पर हो जहाँ ग्राहकों का आना जाना ज़्यादा हो। ग्राहकों का आना जाना ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक रूप से उस व्यापार में ख्याति उत्पन्न होगी। दूसरी विशेषता है उत्तम माल और उचित दाम। यदि आप अच्छा माल उचित दाम पर व्यापारी द्वारा बेचा जाता है तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से आपका साल भर का विक्रय बढ़ जाता है, आपका व्यापार बढ़ता ही चला जाता, बिक्री बढ़ती चली जाती। जब बिक्री बढ़ेगी तो लाभ अपने आप बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो ख्याति उत्पन्न होगी, ख्याति आपके ख्याति का निर्माण होता चला जाएगा। तो अच्छी कीमत पर अच्छा माल देने पर भी व्यापार में ख्याति उत्पन्न होती है, ये भी एक कारण है। फिर व्यापारी का सद्व्यवहार, व्यापारी का अपने ग्राहकों के प्रति व्यवहार अच्छा होता है तो स्वाभाविक रूप से ग्राहक अपने आप आकर्षित होते चले जाते हैं। और फिर आप दुकान आपकी कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, ग्राहक अपने आप जुड़ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी रहें, दुकान कहीं भी कितनी भी दूर हो, लेकिन व्यापारी के व्यवहार के कारण वो उससे ही माल खरीदते हैं। तो व्यापारी के व्यक्तिगत व्यवहार के कारण भी व्यापार में ख्याति उत्पन्न होती है। कर्मचारियों का व्यवहार भी व्यापार में ख्याति उत्पन्न करता है। यदि आपके कर्मचारियों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति बहुत अच्छा है, इससे भी ख्याति उत्पन्न होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यवहार को भी महत्व देते हैं और फिर आपसे ही वस्तु खरीदना पसंद करते हैं। जब ग्राहक ज़्यादा आएंगे तो माल ज़्यादा बिकेगा, माल ज़्यादा बिकेगा तो लाभ भी ज़्यादा होगा, अर्थात ख्याति उत्पन्न होगी। विक्रय के बाद सेवा, बहुत सारे दुकानदार माल बेचने के बाद माल को ग्राहकों के घर तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करते हैं, घर तक माल पहुंचा देते हैं। इसको होम डिलीवरी के नाम से जानते हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो खरीदी, तो ऑनलाइन खरीदी में क्या होता है, आपके घर तक वस्तु आ जाती है, आप केवल ऑनलाइन एक बार ऑर्डर कर दीजिए। तो ये इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विक्रय के बाद आपको घर ही वस्तु पहुंच रही है और उचित दाम पर भी मिल रही है और अच्छा माल ही मिल रहा है, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। ऑनलाइन व्यापार का चलन बढ़ा है, तो ये घर पहुंच सेवा ही है जिसके कारण ही व्यापार बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से ख्याति उत्पन्न होगी। व्यापारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यापारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण भी व्यापार में ख्याति उत्पन्न होती है। अपने हिंदुस्तान में भी या दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनको दुनिया जानती है, जिनकी दुनिया में प्रतिष्ठा है। या कोई व्यापारी की केवल अपने देश में प्रतिष्ठा हो सकती है, बाहरी प्रतिष्ठा होती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो और भी कारण होते हैं। विज्ञापन कारण, भारी मात्रा में विज्ञापन करने के कारण भी व्यापार में ख्याति उत्पन्न होती है। बहुत सारे टूथपेस्ट या साबुन ऐसी आती हैं जो बिल्कुल लोगों की ज़बान पर रटी होती हैं, आप केवल उनका नाम लो तो वो उसके लिए ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। तो अत्यधिक विज्ञापन के कारण भी व्यापार में ख्याति उत्पन्न होती है, क्योंकि अधिक विज्ञापन करने से जो वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, वो लोकप्रिय हो जाता है और लोग उसको नाम से ही खरीदते हैं। तो ये ख्याति उत्पन्न होने के कारण है। इनको उनके घटक भी बोलते हैं, इसको तत्व भी बोला जाता है। ख्याति का निर्धारण करने के लिए किन किन घटकों का ध्यान रखा है, इनके कारण नहीं होती, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब ख्याति के प्रकार या प्रकृति। ख्याति, वैसे तो ख्याति का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन मूल्यांकन की दृष्टि से ख्याति की तुलना 3 जानवरों से की गई। 3 जानवरों को ध्यान में रख कर के ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। एक बिल्ली, कुत्ता और चूहा। थोड़ा हास्यास्पद प्रश्न है, हास्य भी है इसमें। तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति या स्थानीय ख्याति बोलते हैं। ये क्वेश्चन ओटी में पूछा गया है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को स्थानीय ख्याति के नाम से जानते हैं। बिल्ली का स्वभाव स्थान प्रिय होता है। स्थान प्रिय कैसा होता है कि मकान मालिक के बदलने के बाद भी बिल्ली अपना स्थान नहीं बदलती है। मकान मालिक भले चला जाए लेकिन बिल्ली उस स्थान को नहीं छोड़ती। अर्थात वह ख्याति जो व्यापार में स्थान विशेष के कारण उत्पन्न होती है, उसे बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति या स्थानीय ख्याति कहते हैं। इस ख्याति का मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य होता है।
जैसे बीच चौराहे पे कोई दुकान है या मुख्य बाज़ार में आपकी दुकान है और आप उस दुकान को बेचना चाहते हैं, तो यदि व्यापार में थोड़ी देर के लिए ख्याति आपके व्यक्तिगत व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई है, तो भी उस दुकान का मूल्य जब आप बेचेंगे तो अधिक ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपका जो व्यापार है ऐसे स्थान पर जहाँ ग्राहकों का आना जाना ज़्यादा है, ग्राहक ज़्यादा आ जाते हैं। जब ग्राहक ज़्यादा आएंगे तो स्वाभाविक रूप से बिक्री ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी तो लाभ होगा। तो ऐसी ख्याति जो स्थान विशेष के कारण उत्पन्न होती है, तो इसकी बिल्ली से स्वभाव से तो बिल्ली जो होती है वो स्थान प्रिय होती है, स्थान को नहीं बदलती है। मकान मालिक या जो हो रहे हैं मकान का मालिक को उसके बदलने से वो अपना स्थान को परिवर्तित नहीं करती। अर्थात ऐसी ख्याति जो स्थान विशेष के कारण हो, उसको ऐसी ख्याति को बिल्ली के स्वभाव। और जब ऐसे व्यापार को बेचा जाता है या उसके व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो सबसे अधिक मूल्य उसी का होता है। इसको स्थानीय ख्याति के नाम से भी जानते हैं। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ता स्वभाव से स्वामी भक्त होता है, अर्थात जहाँ जहाँ व्यापार का स्वामी जाता है कुत्ता भी अपने मालिक के साथ चला जाता है। अर्थात व्यापारी के गुणों के कारण जो ख्याति व्यापार में होती है उसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। इस ख्याति का मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति की अपेक्षा कम होता है। ऐसी ख्याति जो व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों के कारण होती है वो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति होती है, क्योंकि व्यापारी चाहे आज यहाँ व्यापार करे चाहे दूसरी जगह करे, जहाँ जाएगा वहीं ग्राहक पहुँच जाएंगी। तो ऐसी ख्याति का मूल व्यापारी के व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इस ख्याति का मूल बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि व्यापारी जहाँ भी जाएगा वहाँ अपने व्यापार को स्थापित कर लेगा और लाभ अर्जित करेगा। तो ऐसे व्यापार का मूल बिल्ली के स्वभाव वाले व्यापार की तुलना में कम मिलता है। फिर चूहे के स्वभाव वाली ख्याति होती है। चूहा स्वभाव से घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है, आज घर में तो कल खलिहान में, अर्थात वह ख्याति जो व्यापार में स्थिर रहकर गतिमान रहती है, आज इस व्यापार में कल उस व्यापार में कल उस व्यापार में। ऐसी ख्याति का मूल शून्य होता है। और प्रकृति के हिसाब से, प्रकार के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया। कई किताबों में 4 भी दिया है। खरगोश के स्वभाव वाली ख्याति अभी इसको जोड़ दिया गया है, और पुरानी सभी किताबों में 3 ही दिया है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, ये क्वेश्चन अलग से ही पूछा गया एक बार बोर्ड परीक्षा में, स्थानीय ख्याति किसे कहते हैं, या प्रकार पूछे तो फिर तीनों बातें आपको लिखना है। ये ख्याति के प्रकार हो गया। अब लेखांकन प्रमाप 10 के अनुच्छेद 16 में वर्णित ख्याति के मूल्यांकन की व्यवस्था समझाइए। तो लेखांकन प्रमाप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले भी आपको से सिद्धांत जो बताए गए थे, लेखांकन के सिद्धांत आपको बताए गए थे कि लेखांकन के सिद्धांत के समय लेखांकन प्रमाप की बात आई थी। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लेखांकन प्रमाप बनाती है। तो लेखांकन प्रमाप 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं। तो लेखांकन प्रमाप 10 क्या बताता है और उसके अनुच्छेद 16 में किस बात का वर्णन किया गया है? लेखांकन प्रमाप ये बताता है, प्रमाप के अनुच्छेद 16 के अनुसार लेखा पुस्तकों में ख्याति का लेखा तभी करना चाहिए, पुस्तकों में ख्याति की एंट्री कब करें, कब लिखें इसको, जब वो नकदी में लाई गई। नगद में कोई भी साझेदार लेकर आ रहा है तभी उसको लिखना चाहिए, ये कहता है। अर्थात साझेदार आपस में कोई चीज़ें बदल रहे हैं, कोई चीज़ें परिवर्तित कर रहे हैं, तो ऐसे में ख्याति नगद नहीं आ रही है। नया साझेदार प्रवेश करता है, कोई साझेदार आकाश ग्रहण करता है या उनके अनुपात में परिवर्तन आदि की दशा में ख्याति का निर्माण नहीं करना चाहिए, ख्याति का लेखा नहीं करना। यहाँ पैसा नगद यदि नहीं आ रहा तो उसको नहीं लिखना चाहिए, केवल तभी लिखी जाएगी जब सिर्फ और सिर्फ नकदी में लाई जाएगी। लेखांकन प्रमाप 10 यही कहता है। लेखांकन प्रमाप 10 अनुच्छेद ये कहता है कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति का लेखा तभी करना चाहिए जब वो सिर्फ और सिर्फ नकदी में लाई जाए। यदि कोई ऐसा समझौता अदला बदली होता है, बदलता है, कोई ऐसी गतिविधि होती है, तो उस परिस्थिति में हमें ख्याति का निर्माण नहीं करना चाहिए।
या ख्याति नकदी में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी दिशा में इसके लिए कोई प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है। जब कोई साझेदार फर्म में पूंजी के साथ अपने भाग की ख्याति की राशि नकद लाता है तो इसे प्रीमियम के रूप में प्राप्त किया जाता है। एंट्री करते समय, लिखते समय इसको ख्याति शब्द का यूज नहीं करेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। प्रीमियम या प्रब्याजी के नाम से जाना जाएगा। इसके वास्तविक नाम इसका ख्याति है, लेकिन जब खाता खोलने की बात आएगी तो प्रीमियम खाता या प्रब्याजी खाते के नाम से जानेंगे। पुराने साझेदारों के पूंजी खाता उनके त्याग के अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। जब भी ख्याति की राशि नकद आएगी तो रोकड़ खाता डेबिट होगा, और जो साझेदार त्याग कर रहे हैं उनके पूंजी खाते त्याग के अनुपात में क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये लेखांकन प्रमाप 10 कहता है। लेखांकन प्रमाप 10 ये कहता है कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति का लेखा सिर्फ और सिर्फ तभी करना चाहिए जब ख्याति की राशि नकद आएगी। अन्य किसी परिस्थितियों में जहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ख्याति का निर्माण नहीं करना चाहिए, अर्थात ख्याति का लेखा नहीं करना चाहिए जहाँ कोई प्रतिफल नहीं हो रहा है। अब त्याग अनुपात या नफ़े के या प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है? जैसे कि ये अध्याय है साझेदारी का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब हो गया जब भी कोई चीज़, अब मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि 3 साझेदार हैं, 1/3, 1/3, 1/3 में लाभ हानि बांटते हैं और भविष्य में वो तय करते हैं कि 2:2:1, 2:2:1 का मतलब हो गया 2/5, 2/5 और 1/5 में लाभ हानि बांटेंगे। तो पहले बराबर बराबर बांटते थे, अब उन्होंने अनुपात के कारण से बदल लिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखा जाएगा कि किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी हो जाएगी और किसी साझेदार के लाभ का हिस्सा बढ़ जाएगा। जिसका कम होगा उसको त्याग बोलते हैं, जिसका बढ़ गया उसको नफ़े का अनुपात या प्राप्ति अनुपात। तो जो साझेदार त्याग कर रहा है तो उसका हमेशा के लिए लाभ कम हो गया, तो इस त्याग के बदले में उसको एक निश्चित राशि दी जाती है, वो ख्याति कहलाती है। उसी को ख्याति बोलते हैं। त्याग के बदले में उसको जो राशि दी गई उसका जो मापदंड होगा कि उसको त्याग के बदले में क्या दिया जाए, उसको ख्याति से ही मापा जाता है। ख्याति का हिस्सा ही बोला जाता है उसके लिए। तो एक तरह से वो अपना लाभ का हिस्सा बेच रहा है, अर्थात ख्याति बेच रहा है। तो त्याग करने वाले साझेदार को ख्याति की राशि मिलती है और चुकाता कौन है? नफ़े का अनुपात, जिसके हिस्से में वृद्धि हो रही है। तो इसी को त्याग अनुपात और नफ़े का अनुपात बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले 2 बार से लगातार आ रहा है, अंतर भी आ गया और अलग से पूछे डबल। तो देखें त्याग का मतलब समझ में आ गया होगा, एक का हिस्सा कम होना। त्याग, अब एक त्याग करेगा तो दूसरे का स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा हिस्सा। या मैं एक छोटा सा सिंपल ही उदाहरण दूँ कि यदि मान लीजिए 2 साझेदार हैं ए और बी, बराबर के हैं, तो आधा आधा हिस्सा लेंगे, 1/2, 1/2। और भविष्य में वो ये तय कर रहे हैं कि अब 3 हिस्सा ए लेगा और 1 हिस्सा बी लेगा, तो 3/4 और 1/4 हो गया। अब पहले दोनों का हिस्सा आधा आधा था और अब 3-1 हो गया, 3/4। 3/4 मतलब उसका 1/4 हिस्सा बढ़ गया, तो ये इसका नफ़े का अनुपात कहलाएगा। और त्याग उसका 1/2 था, अब 1/4 हो गया, तो ये त्याग कहलाएगा। तो इसका सूत्र होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। 1/2 में से आप 1/4 घटाएंगे तो 1/4 उत्तर आएगा। और नफ़े का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। 3/4 में से आप 1/2 घटाएंगे तो 1/4 आएगा। हमेशा त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात हमेशा बराबर होता है, क्योंकि जितना साझेदार कोई त्याग करता है उतना ही उसको प्राप्त होता है। उदाहरण से शायद आपको समझ में आ गया होगा, फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि 2 साझेदार हैं ए और बी, उनका लाभ हानि अनुपात बराबर बराबर है। बराबर बराबर का मतलब हो गया 1/2 और 1/2। अब किन्हीं कारणों से उन्होंने तय किया कि ए 3 हिस्सा लेगा और बी 1 हिस्सा लेगा। 3-1 का मतलब हो गया 3/4 और 1/4। तो अब एक का हिस्सा यहाँ कम हो रहा है और दूसरे का हिस्सा बढ़ रहा है। तो जो पहले ए का हिस्सा 1/2 था वो 3/4 हो गया, अर्थात बढ़ गया। 3/4 1/2 से अधिक होता है। तो सूत्र क्या बन गया? नफ़े का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। 3/4 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/4 आएगा। अब बी का हिस्सा कम हो रहा है, बी का हिस्सा पहले 1/2 था, अब 1/4 हो गया। 1/4 1/2 से कम होता है, तो क्या अनुपात, क्या सूत्र बन गया आपका? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात।
तो उसका भी 1/4 उत्तर आएगा। हमेशा त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात, हमेशा इसी को त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात बोलते हैं। तो कई बार फर्म में ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि एक साझेदार का हिस्सा कम हो जाता है, दूसरे का बढ़ जाता है। 3 होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि 2 के बढ़ जाएँ, 1 का कम हो जाए, या 2 के कम हो जाए 1 का बढ़ जाए, या 1 का बढ़ जाए 1 का घट जाए, 1 के पे कोई परिवर्तन ना हो। कोई भी परिस्थिति निर्मित हो सकती है, तो प्रश्न के हिसाब से चलता है। बट त्याग अनुपात क्या होता है और प्राप्ति अनुपात क्या होता है, ये यहाँ देखने वाली है। ये अंतर भी दिए हैं और व्यवहारिक प्रश्न भी हैं। व्यवहारिक प्रश्न बहुत सारे इसमें दिए रहेंगे। त्याग का मतलब समझ में आ गया होगा। देखो ये अनुपात, ये वह अनुपात इसमें विद्वान साझेदार, जो साझेदार हैं, एक दूसरे के लिए या नए साझेदार के लिए अपने भाग का त्याग करते हैं। आपस में भी साझेदार आप अनुपात बदल लेते हैं, या ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए पहले से 2 साझेदार हैं और तीसरा आ रहा है, तो तीसरा साझेदार आएगा तो उसको लाभ देना पड़ेगा ना। तो जैसे मैं कहूँ कि ए और बी बराबर के साझेदार हैं, सी को 1/3 का साझेदार बनाया। अब सी 1/3 अपना हिस्सा बराबर बराबर ए और बी से ले रहा है, तो अब नया अनुपात 1/3 1/3 1/3 होगा। तो दोनों ने ही, ये पुराने जो साझेदार थे दोनों ने ही बराबर बराबर रूप से सी को त्याग किया। तो त्याग अनुपात या तो आपस में अनुपात बदले तब होता है, या कोई नया साझेदार आए तब। और नफ़े का अनुपात जिसमें निवृत्त अलग होने वाला या साझेदार की मृत्यु का भाग जो शेष साझेदार वो लेते हैं। यह अनुपात सामान्यतः नफ़े का अनुपात कब आता है, या तो अनुपात बदलें तब, एक को प्राप्ति होती है तब आएगा, या कोई साझेदार अलग हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में शेष साझेदार उससे हिस्से को खरीद लेते, उनका हिस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जाएगा तो उनका हिस्सा कहाँ जाएगा, शेष साझेदारों का हिस्सा बढ़ जाएगा। जैसे इस पहले के विपरीत में उदाहरण दूँ कि पहले से 3 साझेदार हैं, 1/3 1/3 1/3, और एक साझेदार किन्हीं कारण से अलग हो जाता है। तो अब जो शेष जो बचेंगे वो 1/2 1/2 के बच गए ना। मान लीजिए भविष्य में वो इस अनुपात अपना बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो पहले 1/3 1/3 था, अब 1/2 1/2 हो गया। तो अब इनको नफ़ा हुआ, फ़ायदा हुआ, प्राप्ति हुई, इनके अनुपात में वृद्धि हुई, इसको नफ़े का अनुपात बोलते हैं। तो नफ़े का अनुपात कब होगा, जब कोई साझेदार अलग हो गया, किसी साझेदार की मृत्यु होगी, तो उसका हिस्से को शेष साझेदार आपस में खरीद लेते हैं। एक भी खरीद सकता है, दोनों भी खरीद सकते हैं, जैसा भी उनमें तय हो जाए। या कई बार ऐसा होता है साझेदार अनुपात आपस में ही बदलते हैं, ना कोई जाता है ना कोई आता है, तो भी एक का हिस्सा बढ़ जाता है और एक का हिस्सा कम हो जाता है। हिस्सा बढ़ना मतलब नफ़े का अनुपात। अब किस कारण से बढ़ा हो प्रश्न पर निर्भर करता है। हिस्सा कम होना मतलब त्याग का अनुपात। साधारण सी बात हो गई। इसका प्रयोग नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों को बांटने के लिए किया जाता है। त्याग अनुपात का उपयोग किस काम में आता है, त्याग अनुपात क्यों निकालते हैं, क्यों, क्या आवश्यकता है। त्याग अनुपात निकालने का उद्देश्य है कि जो नया साझेदार ख्याति की राशि लाएगा उसको साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे। अभी मैंने कहा था बराबर बराबर के साझेदार हैं और 1/3 का नया साझेदार आ रहा है और वो 10,000 रुपये लेके आ रहा है ख्याति के। तो अब वो 10,000 रुपये आपस में किस अनुपात में बांटेंगे, हमेशा त्याग अनुपात में बांटेंगे। दोनों ने बराबर बराबर का त्याग किया तो 5-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। और मान लीजिए ए ही त्याग करता था पूरा, ए को पूरी 10,000 ए को मिल जाएंगे, बी त्याग करेगा तो बी को। तो त्याग अनुपात का प्रयोग नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को बांटने के लिए किया जाएगा। जिस अनुपात में साझेदार त्याग करेगा उसी अनुपात में ख्याति बटेगी। बराबर बराबर त्याग कर रहे हैं तो बराबर बराबर ख्याति बट रही है। और मान लीजिए एक 3 हिस्सा दे रहा है और एक हिस्सा दे रहा है, तो एक को 3 हिस्सा मिलेंगे ख्याति के, एक को 1 हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही नफ़े के अनुपात का प्रयोग मृतक साझेदार को विद्वान साझेदार द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि वहन करने के लिए किया जाता है। कि जब साझेदार जाएगा तो वो अपना हिस्सा बेच के जा रहा है ना, बेच के जा रहा है तो उसकी क्षतिपूर्ति की राशि कौन कौन कितनी कितनी देगा। तो खरीदने वाले साझेदार वो जा रहा है, मतलब बेच के जा रहा है, खरीद रहे हैं, तो उसी अनुपात भुगतान करेंगे। इसकी गणना पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में से उनका नया अनुपात घटाकर की जाती है। सूत्र हो गया त्याग अनुपात बराबर क्या होगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और इसकी गणना नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इसकी गणना व्यवसाय में जारी रहने वाले साझेदार के अनुपात में से पुराना अनुपात घटाए। ये सूत्र भी याद रखना है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और नफ़े का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। सूत्र भी पूछते हैं, कई बार आ चुका है ये।
पूंजी पर प्रभाव पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में जमा किए जाते हैं, यहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाते हैं, पूंजी इनकी बढ़ जाती है त्याग के अनुपात में। और व्यवसाय जारी रखने वाले साझेदार पूंजी खाते नफ़े या प्राप्ति के अनुपात में नामे किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नफ़ा प्राप्त करने वाले साझेदार का पूंजी खाता डेबिट होता है और त्याग करने वाले साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट होता है। गणना का समय, इसकी गणना साझेदारों के विद्यमान साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय या नए साझेदार में प्रवेश के समय की जाती है। इसकी गणना करने की आवश्यकता कब होती है? जब अनुपात परिवर्तित करें या कोई नए साझेदार फर्म में प्रवेश करे। और इसकी गणना किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु के समय की जाती है। यदि विद्यमान साझेदार आपस में लाभ हानि अनुपात बदल लेने का निर्णय करते हैं तो भी ऐसी दशा में नफ़े का अनुपात ज्ञात किया जाता है तथा अंतर की राशि उनके पूंजी खाते में समायोजित की जाती है। इसकी गणना, त्याग की गणना साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में या तो परिवर्तन करें या नए साझेदार आए तब करते हैं, और इसमें कोई साझेदार की मृत्यु हो या अवकाश ग्रहण करे या वो आपस में अनुपात बदलें तब करते हैं। तो ये त्याग अनुपात और नफ़े का। इसके व्यवहारिक प्रश्न भी हैं और भी, फिर जब व्यवहारिक प्रश्नों की बात करेंगे तब आपको इस पर बताया जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप इंतज़ार करें और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। हो गया?